हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपने इस वीडियो को। पहले मैं बता देता हूँ आपको इस बैच के बारे में। इसका नाम है युद्ध बैच। ठीक है, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए कराया गया है बैच। ठीक है, एसजी क्लासेस द्वारा। तो इसमें हम लोग जो अपने 40 डेज के अंदर है ना, इसका ये टारगेट रहेगा कि 40 डेज के अंदर अपना हम लोग 10th का सिलेबस एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये बैच सीबीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है इस पर, तो कंबाइन होएगा थोड़ा। ठीक है, तो मैं लेकिन यूपी बोर्ड को सीबीएसई को गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे जो भी अब पढ़ाया जाएगा उन्हीं में से कुछ ना कुछ पेपर में फंसेगा। ठीक है, तो अच्छे से इस बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे कि वो लोग भी अच्छे से रिवाइज कर पाए। है तो आपके फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग आज हर सेशन में, है ना, पर डे, सेशन मीन्स पर डे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेके चलेंगे, है ना। और एक्स्ट्रा में हम लोग हिस्ट्री भी कवर करेंगे। हिस्ट्री इन द केस की सोशल स्टडीज भी कवर करेंगे। सोशल स्टडीज के हम लोग छोटे छोटे सेशन होंगे, मोस्टली 45 मिनट्स के होंगे। ठीक है, उसमें आपको बस क्या है कि जो जो मैं पढ़ाता जाऊँ बस उसको रिवाइज करता रहिएगा, तो आपकी पूरी के पूरे सैम्पल पेपर्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हम लोग फिर अपना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि आज पहली क्लास होगी हमारी मैथ्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो मैथ्स में हमारा रहेगा रिवाइज करने के लिए, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन का मीनिंग होता है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा, मेंसुरेशन के अंदर हमारा पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं कुछ रूल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला फिगर होएगा हमारा, वो होएगा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो बेटा, ट्रायंगल सबसे पहले तो टाइप्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को टाइप्स भी नहीं पता होते हैं। तो भैया टाइप्स के लिए क्या है कि ये कई टाइप्स के नहीं होते हैं, कुछ ही टाइप्स के होते हैं। देखिए सबसे पहले ABC, है ना। अच्छा, ट्रायंगल के बारे में कुछ देख लेते हैं भैया, जानकारी ले लेते हैं, वरना बाद में बड़ी दिक्कत होती है ना। देखिए बेटा, जो ये नोक होती हैं, एजेस होते हैं, है ना, इनको कहते हैं वर्टिसेस। क्या कहते हैं? वर्टिसेस। अच्छा, वर्टेक्स और वर्टिसेस में फर्क देख लीजिए। यहां पे जैसे मैंने गलत लिख दिया है, यहां पे भी होगा वर्टेक्स, है ना। और इसी का ही प्लूरल, है ना, वो होएगा वर्टिसेस, यानी कि मोर देन वन, है ना। अगर एक से ज्यादा वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब ये कोने, ठीक है, इन कोनों को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, और इनको कहते हैं साइड्स। ठीक है, ये क्या होती है हमारी? साइड्स। अच्छा, जल्दी जल्दी देखिए जरा, अगर ये वर्टिसेस हैं, है ना, ये साइड्स हैं, ये ABC। अगर वर्टेक्स A है तो हम लोग इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे जहां पे दोनों साइड्स जाके मिल रही हैं, है ना, जहां पे AB और AC आके मिल रही हैं एक जगह पे। वही तो दिखना ध्यान से, AB और AC आके एक जगह एंगल भी सब्सटेंड कर रही हैं, है ना। तो यही होगा एंगल BAC। तो ये क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। नाम लिख देते हैं, ये होते हैं एंगल्स, है ना। और हम लोग को पता है कि तीनों एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल की इकलौती यही सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है, सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी होती है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री तो यूज नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक है, तो हम लोग यहाँ पे ये तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमने प्रॉपर्टी के बारे में बता दें, क्योंकि ज्योमेट्री पोर्शन में लोग को कवर करना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लोग फिर भी पता नहीं ये वर्टिसेस होती है। ठीक है, ये तो ज्योमेट्री वाली होगी थ्योरी। आप सुनो मेंसुरेशन के लिए, मेंसुरेशन में बेटा ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कि ये हमारे लिए बस साइड्स हैं, और ये देखिए ये साइड्स हैं, ये भी साइड लिख लो, और ये एरिया है। ये क्या है? एरिया है। ये जो अंदर का पोर्शन होता है बेटा, ये एरिया होता है ना। सीधी बात देखो, जहां पे हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, जिस पोर्शन में फार्मिंग पॉसिबल होती है, वो हमारा एरिया होता है। ठीक है, और जो पोर्शन हमारे लिए दीवार बनाने के लिए यूज होता है ना, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? फेंसिंग कर सकते हैं। कहां? मतलब कि पेरीमीटर का मतलब हो जाता है बाउंड्रीज, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है बेटा? बाउंड्री। और एरिया का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग फ्लावर को प्लग कर सकते हैं, प्लो कर सकते हैं, फील्ड को प्लो कर सकते हैं ना, प्लोइंग, यानी कि जमीन की खुदाई हो सकती है
है ना, जहां पे हम लोग फूल लगा सकते हैं। तो ये पोर्शन जो होता है, देखिए डबल शेडेड पोर्शन जो मार्क कर रहे हैं वो हमारा क्या होएगा बेटा, एरिया होएगा, और जो बाउंड्रीज होती है वो होता है हमारा पेरीमीटर। तो देखिए एरिया है ना और पेरीमीटर निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, तो देखिए बेटा, अब पहले एरिया निकालने से पहले हम लोग जल्दी से ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स पढ़ने के लिए देखिए क्या है कि कितने टाइप्स के, देखिए अगर एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या है, टू साइड्स इक्वल, तो वो आइसोस्केलेस हो गया, है ना। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी देखते जाइएगा, ये दो साइड्स इक्वल हो गए, है ना, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, है ना। तो जब दो साइड इक्वल होते तो करस्पॉन्डिंग, ये साइड है ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहां हुआ, ये हुआ इसका करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल तो होता ही है, लेकिन पर्टिकुलर साइड का पर्टिकुलर एंगल भी होता है, तो उसको कहते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एसी साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल बी हो गया, यानी कि कहते हैं अगर एसी साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ कभी, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो क्या होएगा, देखिए ध्यान से, एसी किसको देखती है, एसी ये वाले एंगल को देख रही है ना, ये एसी इसको देख रही है ना, एंगल बी को, तो ये एंगल बी हो जाएगा इसका क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एसी साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होएगा, एंगल बी होएगा। ठीक है, ये हम लोग को मेंसुरेशन में तो काम आना है, ज्योमेट्री में आना है, तो लेकिन फिर भी हम लोग रिवाइज करके चलेंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, क्या, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं, है ना। और देख लो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा करके, तो ये वाली साइड के इक्वल है ना, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं, अभी इक्विलेटरल हो जाए। अब देखिए इक्विलेटरल में क्या है, तीनों साइड इक्वल है, टाइप 2। सेकेंड टाइप का क्या है, इक्विलेटरल है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, है ना, इसमें क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं। अच्छा अब देखिए इसमें प्लॉट कर देते हैं हम ए बी सी। तो आप लोग ये, अच्छा मन में आता है कभी कभी कि ये क्यों बता रहा हूं, हमको क्या फायदा है इससे, तो बेटा बहुत फायदा है। क्या फायदा है कि अभी हम लोग अच्छा परपेंडिकुलर भी नहीं पढ़ा, चलो और परपेंडिकुलर पढ़ लेते क्या होता है। तो किसी भी, अच्छा एक टाइप और रह गया, पहले वो पढ़ लो। टाइप 3 होता है हमारा, है ना, स्केलन ट्रायंगल। यहां पे लिख दे भैया, ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। और ये हो गया स्केलन ट्रायंगल। अच्छा स्केलन के बारे में क्या पता है, तो स्केलन में क्या होता है, कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं होती है। यहां पे क्या होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। यहां पे क्या होता है, ए बी बी सी सी ए कोई भी आपस में इक्वल नहीं होती है ना। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं होएगी। अच्छा स्केलन ट्रायंगल हो गया, ये हमारा इक्विलेटरल हो गया, और ये हो गया हमारा आइसोस्केलेस। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस भी आप इसके लिए। ठीक है, अच्छा एक और आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल है, क्योंकि एक एंगल इसमें 90 डिग्री कंफर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या, ये क्या नाम इसका है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये हमारा आखिरी है ना, नहीं आखिरी नहीं है ये, इसके बाद भी एक और आता है, इसका क्या नाम होता है, ये हो गया हमारा टाइप 4। भैया देख लीजिए 1 2 3 4। अच्छा टाइप 5 कौन सा है, कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, टाइप 5 लास्ट है ये हमारा आइसोस्केलेस, है ना, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अच्छा अभी एक चीज और बता देते हैं हम, क्या, ये हो गया आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा इसकी खास बात क्या है, ध्यान सुनना, इसकी खास बात क्या है बेटा, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी हाइपोटेनियस को, है ना, हम लोग कभी भी इक्वल साइड कंसीडर नहीं करते हैं।
क्या इसमें हाइपोटेनियस को कभी भी जो इक्वल साइड्स है ना, इक्वल, देखो आइसोस्केलेस भी है ये, तो दो इक्वल साइड्स होंगी, तो कभी ऐसा ना करना कि बेस ले लिया और हाइपोटेनियस ली, हाइपोटेनियस को कभी भी इक्वल साइड कंसीडर मत करना वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इसकी थ्योरी बहुत लंबी है, टाइम इतना बहुत कम है, तो शॉर्ट में समझ लो, है ना। क्या समझना है हम लोग को कि कभी भी यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे हाइपोटेनियस, अब मन में आ रहा है हाइपोटेनियस क्या होता है बताते हैं अभी। हाइपोटेनियस को इक्वल साइड कभी नहीं लेट करना है, नहीं लेट करना है कभी, है ना। ये क्या है, खतरा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, खतरा है क्या कि हाइपोटेनियस को यहां पे कभी भी इक्वल साइड कंसीडर मत करना, ठीक है। अच्छा, अब मन में आता हाइपोटेनियस का, तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल को एक बार देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसमें ये है राइट एंगल, ठीक। अच्छा, राइट एंगल के सामने जो है करस्पॉन्डिंग साइड, एक्सक्यूज मी, देखिए यहां पे हाइपोटेनियस के देखिए 90 डिग्री की करस्पॉन्डिंग साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक। जो जमीन पे होता है उसको कहते हैं बेस, ठीक। और बचा कुचा जो सीधा खड़ा हो गया वो परपेंडिकुलर, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, पाइथागोरस लगाने की सबसे बढ़िया ट्रिक यही होती है, क्या 90 डिग्री के सामने जो दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड जो दिख रही है उसको हाइपोटेनियस कंसीडर कर लो, ठीक। जमीन पर जो दिख रहा है उसको बेस ले लो, बचा हुआ और परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे वही एप्लीकेबल है, तो इसमें पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। कैसे लगाया पाइथागोरस को हम लोग ने, देखिए 90 डिग्री के सामने वाले को क्या किया, हाइपोटेनियस कंसीडर किया, तो यहां पे भी 90 डिग्री के सामने करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी, और इसको कभी भी इक्वल साइड कंसीडर नहीं करेंगे वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो अब हमारी बात आती है क्या कि हम लोग, है ना, यहाँ पे भाई अभी हम लोग ने बोला था कि ये है ना, यानी कि आइसोस्केलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल बड़े क्या नाम है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी जान लेते हैं जरा। हाँ बेटा, अब हम लोग देखते हैं, है ना, कि यहाँ पे आइसोस्केलेस और इक्विलैटरल में ऐसा क्या खास है, तो उसके पहले हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर या फिर हाइट क्या होती है किसी भी ट्रायंगल की। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हर ट्रायंगल में मैक्सिमम कितनी हाइट, 3 हाइट्स हो सकती हैं, हर ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 हाइट्स हो सकती हैं। ध्यान सुनिएगा, हर ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल ये देखिए, है ना, हर ट्रायंगल में मैक्सिमम कितनी हाइट हो सकती है, 3 हाइट्स हो सकती हैं, है ना। तो कैसे, देखिए हर वर्टिसेस से, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉप का मतलब जैसे याली है, वर्टिसेस ए है ना, वर्टेक्स ए, है ना, वर्टेक्स ए से करस्पॉन्डिंग साइड ये है, उस पे हमने परपेंडिकुलर मतलब एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करी, एक ऐसी लाइन जो कि सामने वाले को आके किसी पॉइंट पे कट कर दिया और 90 डिग्री बना ली, तो ये क्या हो गई, एम क्या हो गई, यहाँ पे हाइट हो गई हमारी। तो यहाँ पे कितनी हाइट बन सकती है, तो बी अगर वर्टेक्स से हम लोग ए सी करस्पॉन्डिंग जो साइड है उसकी, उस पे अगर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, है ना, उसको एन कंसीडर कर लेते हैं, तो ए एन भी हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी बेटा, है ना। सिमिलरली हम लोग सी, है ना, जो हमारा सी है वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पीसी भी हमारी हाइट हो जाएगी। तो हर ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 हाइट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा जहां पे मन होएगा या फिर जो क्वेश्चन में बोलेगा, है ना, कि अगर वो कहता है, देखो ऐसा समझना, मान लो लिखा हुआ है ए बी और सी, है ना, तो हम यहां पे क्वेश्चन क्या है, टेक हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, ठीक। मेजरमेंट्स दे देते हैं 6, 4 और 2। अब बताओ सबसे लंबी साइड कौन सी है, क्या क्वेश्चन कहता है, टेक हाइट, हाइट लीजिए
करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 6 है ना, तो इसके सामने कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? बी। तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये हाइट लेने के लिए वो कहता है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा फिगर ऐसा घुमाएंगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपने कैमरे को या फिर फोन को रोटेट कर लीजिए, है ना, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये क्वेश्चन, अच्छा ये वाला जो पॉइंट बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले या दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा बुक में, जो पहला दूसरा तीसरा एग्जांपल या फिर क्वेश्चन है वहां पे ये लाइन आपको दिख जाएगी, टेक हाइट या फिर टेक एल्टीट्यूड या फिर फाइंड एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। तो फाइंड एल्टीट्यूड, हाँ भैया अच्छा याद आया, एल्टीट्यूड का मतलब भी हाइट होता है। ठीक है, फाइंड एल्टीट्यूड मतलब फाइंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट मतलब यही होएगा। ठीक है, ये किसी भी वर्टेक्स से करस्पॉन्डिंग साइड पे हम लोग ने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसी की लेंथ को हाइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल में ऐसी क्या खास बात है। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल में ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि हम लोग को क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो देखिए ध्यान से, जैसे ही हम लोग केवल आइसोस्केलेस, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसोस्केलेस एंड इक्विलेटरल, ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रॉपर्टी केवल आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या? देखिए ध्यान से, जैसे ही, है ना, जो यहां पे जो थर्ड नॉन इक्वल साइड होती है आइसोस्केलेस में, जो नॉन इक्वल साइड, तो देखिए ये दोनों इक्वल साइड है तो ये क्या हुई? नॉन इक्वल साइड, है ना, ये क्या हुई? नॉन इक्वल साइड। तो ये दोनों क्या हुई? ये दोनों हुई इक्वल साइड, है ना, ये दोनों इक्वल साइड है। अच्छा यहां पे कोई झमेला ही नहीं है, यहां पे देखिए तीनों इक्वल होती हैं, तो यहां पे कोई झमेला, यहां पे थोड़ा है, यहां, है ना, यहां पे कोई इक्विलेटरल में कोई भी झमेला नहीं कि इक्वल कौन सी नॉन इक्वल। तो क्या है प्रॉपर्टी कि जो नॉन इक्वल साइड के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ना, नॉन इक्वल साइड यानी बीसी, इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए है, वहां से अगर हम लोग ने कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना, वहां से हम लोग ने कभी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो करस्पॉन्डिंग साइड यानी जो कि बीसी थी इसको इंटरसेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? इंटरसेक्ट कर देगी। तो यहां पे एम, है ना, हुआ क्या है यहां पे, एम ने, एम इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट लिख देते हैं हम लोग, इंटरसेक्ट क्यों लिखते हैं, इंटरसेक्ट तो काटना होता है, बाइसेक्ट, है ना, यहां पे एम ने बाइसेक्ट कर दिया है किसको? बीसी को, यानी कि बीएम बराबर सीएम, है ना, यहां पे बीएम सीएम के बराबर है। ठीक, इक्विलेटरल में भी आते हैं, तो इक्विलेटरल में क्या होता है? कहीं से भी, अब तो इक्विलेटरल में फ्री है, किसी भी वर्टेक्स से अगर आपने परपेंडिकुलर करस्पॉन्डिंग साइड पे ड्रॉप किया है तो वो करस्पॉन्डिंग साइड बाइसेक्ट हो जाएगी। क्या? जैसे आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आपका मन था, आपने ड्रॉप किया, तो इफ वी ड्रॉप परपेंडिकुलर, है ना, इफ वी ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स ए से किस पे? बीसी पे, वर्टेक्स ए से बीसी पे हम लोग ने क्या किया है? परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया है, देन, है ना, देन एएम बाइसेक्ट, तो एएम बाइसेक्ट कर देगा बीसी को, यानी कि कहने का मतलब बीएम इज इक्वल्स टू एमसी, है ना, यानी कि यहां पे बीएम सीएम के इक्वल होएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हम लोग के क्वेश्चन में जो पहली एक्सरसाइज होगी उसमें मोस्टली क्वेश्चन में यूज हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अब हम लोग को अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने तो उसके लिए हम लोग के पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए। बेटा फॉर्मूले के लिए हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या? कि कभी भी पेरीमीटर पूछता है तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है ना। पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं सबका सम, ऑल साइड्स। फॉर एग्जांपल छोटा सा क्वेश्चन है हमारे लिए, है ना, जैसे ये, ठीक है, देखिए ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या होगा हमारा पेरीमीटर होएगा। ठीक है बेटा, देखो बाय फॉर्मूला भी हो सकता है ना, बाय फॉर्मूला भी हो सकता है ना, जो भी हम बताएंगे रूल्स है ना, वो बाय फॉर्मूला भी तुम लोग डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो मेरे ही तरीके से करना, बहुत इजी होएगा और बहुत जल्दी कैप्चर कर लोगे, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ध्यान दो फिर से, क्या कि हम लोग ने पेरीमीटर तो निकाल लिया इजिली, सारी साइड्स को ऐड कर लिया, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास सारी साइड्स होनी चाहिए, जैसे ये 6, ये 7, ये 9, है ना, तो 9 6 15 और 15 और 7 22, तो यहाँ पे 22 पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अगर अपने आप से निकालते हैं तो हो जाएगा 9, देखिए 9 प्लस 6 प्लस 7, 9 प्लस 6 प्लस 7 22 सेंटीमीटर। बेटा फिर से ध्यान दीजिएगा, यूनिट लगाना मेंसुरेशन में बहुत जरूरी है, यूनिट लगाना भैया बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लगाओगे तो गारंटी दे रहे कि नंबर कट जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग यूनिट जरूर लगा के आइएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एरिया, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स का सम। ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एरिया, एरिया बेटा, एरिया एक बड़ी कहानी है ना, छोटी सी कहानी जल्दी सुन लेते हैं। क्या था कि एरिया के लिए सबसे पहले हम लोग के पास केवल क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था। एरिया के लिए हमारे पास क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना, तो ए बी सी, है ना, जिसमें कि ये हाइट थी और ये बेस था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन गया, एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये लेकिन किसका, पूरा ये बताता ही नहीं था, ये था एक्चुअली फॉर्मूला एरिया ऑफ कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, केवल जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसके एरिया के लिए, है ना, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था। तो इसके अलावा अगर बेटा हम लोग ने एक और ट्रायंगल पढ़ा है, बहुत गुमनाम और बहुत खतरनाक टाइप का, है ना, जिसका नाम होता है स्केलिन ट्रायंगल, है ना, जिसमें एक भी साइड किसी भी साइड के इक्वल तो होती नहीं है ना, तो बात की तो बात ही छोड़ दो, है ना, कि 90 होगी नहीं होगी उससे कोई लेना ही देना नहीं है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तो ऐसे में हिरोन्स नाम के, है ना, यहाँ पे मैथमेटिशियंस आए, मैथमेटिशियन आया, एक था एक, है ना, तो देखो हिरोन्स फॉर्मूला एक आया, है ना, हिरोन्स फॉर्मूला में क्या था, मोस्टली ये एप्लीकेबल था, है ना, ये मोस्टली मतलब इन्होंने टारगेट किया था किसके लिए, स्केलेन ट्रायंगल के लिए, कि अगर हम लोग मान लेते हैं कोई भी स्केलेन ट्रायंगल है हमारे पास, है ना, जिसमें साइड ए बी और सी लेट कर ली गई है ना, सबसे पहले तो इसका सेमी पेरीमीटर यानी एस निकालिए, एस फॉर सेमी पेरीमीटर यानी आधा पेरीमीटर, पेरीमीटर बाय 2। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 दैट इज सेमी पेरीमीटर, तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 सेमी पेरीमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा सेमी पेरीमीटर जब हम लोग निकाल लिया तो उसमें फॉर्मूला क्या बताया एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बता दिया। ट्रायंगल मतलब पता है क्या, फिर कोई भी ट्रायंगल हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, क्या बताया उन्होंने, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग का क्या आ गया, जब भी ध्यान देना, जब भी जरूरत होगी हम लोग को, है ना, कभी भी क्वेश्चन में हाइट निकालने के लिए बोले, है ना, तो इसको यूज करिएगा। और कभी भी, है ना, क्वेश्चन में हम लोग से कहे कि 3 साइडें दी गई है, एरिया निकालिए, आंखें बंद करके हिरोन्स फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना, जिसमें कि हम लोग को देखिए तीनों साइडें दे रखी होंगी, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालिएगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, है ना, देखिए एस की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पुट कर दीजिएगा, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहां से एरिया की वैल्यू, और कभी भी हाइट बोले, फिर कह रहे कभी भी क्वेश्चन में हाइट पूछता है तो हम लोग बेझिझक या फॉर्मूला लगाते एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, भले फिर फिगर इसका क्यों ना दिया गया हो। ठीक है, इसका मतलब स्केलेन ट्रायंगल का। ठीक है, अच्छा
ठीक है बेटा, स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि बेटा इसको जानना बड़ा जरूरी है। तो कोई लंबा इसमें कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला है √3/4 है ना साइड स्क्वायर। तो अगर आप इधर से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा फिगर से। तो इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं है ना, तो साइड ए लेट कर लीजिए तो तीनों ए हो जाएंगी है ना। अगर एक साइड आपने स्मॉल लेट कर लिए तो तीनों साइड स्मॉल हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 साइड मतलब ए का स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है √3/4 साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा कई बच्चों के मन में होएगा कि यहाँ पे जो आप सर बुक करा रहे हैं है ना, जो भी जैसा भी आप सिलेबस चला रहे हैं, तो सर क्या वो मेरे पेपर में आएगा? तो बेटा सीबीएसई और यूपी बोर्ड वाले बिल्कुल मत डरिए है ना, हम लोग ने पूरा का पूरा कंबाइंड सिलेबस लिया है ना, किसी का भी कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा इसमें है ना, और हर एक क्वेश्चन आपको पेपर में आता हुआ होएगा है ना। हम लोग ने सारी अरिहंत की बुक्स है ना, आपकी क्वेश्चन विद्या, क्वेश्चन बैंक, हर चीज को कंसिडर करते हुए सारे क्वेश्चंस उससे पिक कर लिए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उस पेपर में आएगा ही आएगा। तो बिना डरे आप लोग है ना इसको अपने पेपर में इंक्लूड कर सकते हो है ना। और मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बेटा 40 डेज के क्रैश कोर्स में आप लोग अगर बुक लगाने बैठ जाओगे तो कभी नहीं कंप्लीट होएगा। मैं आपको टेलीग्राम पे शीट्स भी प्रोवाइड करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं कि टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, पब्लिक भी नहीं है अभी वो है ना, तो उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे, सारा का सारा रूटीन जो है दिन भर का जितने भी वीडियोस आएंगे आपको लाइन वाइज मिल जाएगा, सीरियल ऑर्डर मिल जाएगा, और प्लीज उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करिए और अपने दोस्तों को इसको है ना शेयर करिएगा प्लीज, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो भी हमारे मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है पेपर में आने के लिए है ना, उसको हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा है ना, एक बार आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ के इसको सॉल्व करता हूँ। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग बेस 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.8 सेंटीमीटर है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रायंगल है ना, उसमें बेस दिया गया है हम लोग को है ना 25 सेंटीमीटर और हाइट दे दी गई है 10.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग से कहता है एरिया फाइंड करिए। तो बेटा एरिया फाइंड करने के लिए है ना, ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस कितना हो गया हमारा 25 और हाइट कितनी हो जाएगी बेटा 10.8। तो 10.8 मींस अपॉन में 10 लगाया आपने, 1 जा 2 5 जा 2 4 जा, तो 5 5 जा 5 2 जा, फिर अगेन 2 2 जा और 2 7 जा, 27 5 जा 7 5 जा 35, 3 कैरी 10 13 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया की यूनिट हमारी स्क्वायर में रहती है ना, जो भी गिवन होएगी उसका स्क्वायर लगा दीजिएगा तो उसकी यूनिट आ जाएगी जब हम लोग से एरिया पूछता है। और जब वॉल्यूम होता है तो क्यूब लगता है, यानी कि पावर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर 3, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, जिसका आंसर आ रहा है 135 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले है ना हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा है ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट वॉस्ट का थोड़ा है ना, उसमें कॉस्ट वॉस्ट वाले क्वेश्चन देख के हम लोग पेपर में छोड़ आते हैं। विश्वास करिए, मेरा तरीका अपनाइए, आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे कॉस्ट वाला, सबसे पहले तो वही अटेम्प्ट करेंगे आप लोग कॉस्ट वाला, ठीक है। कॉस्ट वाले में क्या होता है बेटा, हम लोग कॉस्ट देख के डर जाते हैं, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे हम बता रहे वैसे ही करना। देखिए बेटा, कॉस्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल। क्या अगर हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं कुछ, क्या था, मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर है ना, और ये 3 किलोमीटर लेंथ और ब्रेथ वाला एक फील्ड था, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना था, प्लोइंग करानी थी। प्लोइंग मतलब इसमें खुदाई करानी थी, तो खुदाई तो हम लोग करेंगे नहीं, तो हम लोग लेबर से कराएंगे। तो लेबर ने बोला भैया है ना, अच्छा होएगा कहां पे है ना, सबसे पहली बात तो होएगा कहां पे, तो हम लोग एरिया में करेंगे। ये एरिया है ना, और शेप क्या है हमारे पास, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बस इसमें 10
इंटू 3, यानी कि 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ना, ध्यान दीजिए, है ना, 30 किलोमीटर स्क्वायर है। तो उसने, अब देखिए किसी ठेकेदार के पास जाएगा, है ना, ठेकेदार मतलब जो कि ठेका लेता होगा, है ना, जो कि काम करता होगा, है ना। तो देखिए, तो वो क्या कहेगा, वो इस तरीके से कहेगा, रेट बताएगा आपको काम करने का, रेट मतलब पैसे कितने लेंगे कितना काम करने पे। तो वो ऐसा कहेगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का 1000 रुपीज चार्ज करूंगा, है ना। 1 किलोमीटर स्क्वायर में जब खोदूंगा तो मैं उसके लिए 1000 रुपीज चार्ज करूंगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एरिया निकाला ही नहीं होता, यहाँ पे ये देखिए, अगर आपने एरिया निकाला ही ना होता तो रेट कभी समझ में आता। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में कि काम कहां होना है, कि पेरीमीटर पे हो रहा है कि एरिया पे हो रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल एरिया में हो रहा था, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा था प्लोइंग करनी, प्लोइंग यानी खुदाई होनी है। तो हम लोग ने खुदाई देखा कि भैया हमारी खुदाई होगी एरिया पे, एरिया निकाल के किनारे किया, फिर चले गए हम लोग रेट पता करने, है ना, ठेकेदार के पास। ठेकेदार कहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर का 1000 रुपए। अब हम लोग को आइडिया हो गया, अच्छा 1 किलोमीटर का 1000 रुपए ले रहा है, यानी कि 30 किलोमीटर स्क्वायर है हमारे पास, है ना। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का 1000 रुपए, तो 30 किलोमीटर स्क्वायर का 1000 रुपए इंटू 30, यानी कि 30,000 रुपीज चार्ज करेगा। उसको रेट पता चल गया, कॉस्ट टोटल नहीं पता चल गया। तो अब हमारे पास भी क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लेकिन कुछ चीजें छुपा देगा बीच में। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग उस चीज का एरिया या फिर पेरीमीटर, जिस चीज पे काम हो रहा होगा, जिस पोर्शन पे काम हो रहा होगा, या तो एरिया पे हो रहा होगा या तो पेरीमीटर पे यानी बाउंड्रीज पे हो रहा होगा, या तो बीच वाले पोर्शन में हो रहा होगा, तो जो भी बोलेगा वो निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले वो निकाला, पहला स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 1 हो गया ये हमारे लिए, है ना। बेटा ध्यान सुनना, उसके बाद क्या हम लोग ने रेट पता किए, है ना, रेट पता किए वंस के टर्म में, जिससे कि आसानी से मल्टीप्लाई करा ले हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग ने क्या निकाला, ये हमारा स्टेप 2। फिर हमारा स्टेप 3 क्या है, टू फाइंड, ध्यान सुनिएगा, टू फाइंड टोटल कॉस्ट। टू फाइंड टोटल कॉस्ट इज माय थर्ड स्टेप। ये हमारा तीसरा स्टेप है, क्या, कि हम लोग ने टोटल कॉस्ट निकाली, जो 30,000 है वो हमारा टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा कितना होएगा इस काम को कराने में, ठीक। तो ये बात समझ में आई। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।